हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीओ 360% में। दोस्तों चलिए आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का जो चैप्टर 2 है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका वीडियो नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंततः आप क्या इस वीडियो से सीख लेंगे यह देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सीख के जाएंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार का होता है। दूसरा, हिस्टेरेसिस तो दो प्रकार की होती है, हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर, यह हम लोग जान जाएंगे। तो फिर हम हिस्टेरेसिस मोटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर रिलक्टेंस मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद इन दोनों मोटर का एप्लीकेशन, मतलब ये दोनों मोटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद ये हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वीडियो को और पीडीएफ का दोनों का लिंक जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एक साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो गलती से पीछे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया था, उसके जगह पे हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर क्या पढ़ेंगे, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है हिस्टेरेसिस मोटर और दूसरा होता है रिलक्टेंस मोटर। पहला हिस्टेरेसिस मोटर, दूसरा रिलक्टेंस मोटर। तो हिस्टेरेसिस मोटर को दोस्तों पढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि हिस्टेरेसिस मोटर में जितनी अच्छी लॉस होगी, इसको लॉस के बेसिस पर, यानी कि लॉसेस के बेसिस पे ही इस मोटर को बनाया गया है। इसमें जितनी अच्छी लॉस होगी उतना ही अच्छी तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए, हिस्टेरेसिस मोटर दो भागों से मिलकर बना है। हिस्टेरेसिस मोटर भी कितने भागों से मिलकर बना है? दो भाग से, स्टेटर और रोटर। तो देखिए दोस्तों, इसका स्टेटर क्या होता है? हिस्टेरेसिस मोटर का स्टेटर परमानेंट कैपेसिटर के स्टेटर के ही समान होता है। हिस्टेरेसिस मोटर का जो स्टेटर होता है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के स्टेटर के ही समान होता है। यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर के स्टेटर के समान इसका क्या होता है? स्टेटर होता है। यानी कि जैसा स्टेटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर में होता है, सेम टू सेम वैसा ही स्टेटर इसमें हिस्टेरेसिस मोटर में होता है। जबकि हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम का बना होता है। जबकि हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम का बना होता है, जिस पर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, ईटीसी का लेयर चढ़ा देते हैं। देखिए, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम का बना होता है, जिसपे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, ईटीसी, इन सब का क्या होता है? हम एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये तो शाफ्ट है। हिस्टेरेसिस मोटर का स्टेटर जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये हमारा स्टेटर, और इस पर एक लेयर चढ़ा हुआ है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बहुत प्रकार के होते हैं, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, ईटीसी। और देखिए दोस्तों, हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में किसी भी प्रकार की स्लॉट तथा वाइंडिंग की व्यवस्था नहीं होती है। और हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर होता है, ये रोटर ऊपर, इसमें किसी भी प्रकार की स्लॉट या वाइंडिंग की व्यवस्था नहीं होती है, अरेंजमेंट नहीं होती है। अतः हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर स्मूथ होता है। और जब न स्लॉट कटे हैं और न वाइंडिंग की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार हिस्टेरेसिस मोटर का स्टेटर कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है। एकदम कैसा होता है? स्मूथ, चिकना होता है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए आगे हम हिस्टेरेसिस मोटर की वर्किंग पे विचार करेंगे, या हिस्टेरेसिस मोटर की वर्किंग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कि जब हिस्टेरेसिस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम सप्लाई कभी भी स्टेटर को ही देते हैं। तो जब हम हिस्टेरेसिस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो स्टेटर में फ्लक्स चेंज के कारण स्टेटर में एक ईएमएफ का निर्माण होता है।
तो देखिए हम कहीं भी ऐसी सप्लाई दें जहां हमारा फ्लक्स चेंज, तो फैराडे कहता है वहां पे ईएमएफ बन जाएगा। तो हम हिस्टैरिसीस मोटर के स्टेटर में सिंगल फेज, चूँकि सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज की एसी सप्लाई देंगे तो उसके स्टेटर में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज जहाँ हुआ हमारे फैराडे जी कहते हैं कि वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे ईएमएफ का भी निर्माण होता है। इस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर सर्किट पर पड़ता है और इस ईएमएफ का इफेक्ट जब हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर पर पड़ता है, तब रोटर में दो अलग अलग मटेरियल होने के कारण दो करंट का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर में दो अलग अलग मटेरियल हैं, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम और दूसरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो दो मटेरियल अलग अलग हैं और इन अलग अलग मटेरियल के होने के कारण दो करंट का निर्माण होता है। रोटर में कितने करंट का निर्माण होता है? दो करंट का निर्माण होता है, जिनके रिजल्टिंग रोटर पर दो टार्क का प्रोडक्शन होता है, जिसके रिजल्टिंग दोस्तों क्या होता है? रोटर पे दो टार्क का निर्माण होता है। अब देखिए वो दो टार्क हैं कौन? पहला है हिस्टैरिसीस टॉर्क, दूसरा है ईडी करंट टॉर्क। पहला हिस्टैरिसीस टॉर्क, दूसरा ईडी करंट टॉर्क। तो ये अब देखिए इन दोनों टॉर्क के रोटर पर कार्य करने के कारण रोटर रोटेट करने लगता है। अब यह दोनों टॉर्क, जब हिस्टैरिसीस टॉर्क और ईडी करंट टॉर्क रोटर पर कार्य करते हैं तो हमारा रोटर क्या होता है? रोटेट करने लगता है। कहने का आशय यह है कि जब यह दोनों टार्क रोटर पर लगता है उस केस में रोटर हमारा क्या करता है? रोटेट कर जाता है। और रोटर को ns स्पीड से मूव कराने के लिए स्टेटर रोटर पर पुलिंग टॉर्क लगाता है। अब देखिए रोटर तो रोटेट कर गया है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? सिंक्रोनस जब मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, उसी का पार्ट है हिस्टैरिसीस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर को शॉर्ट में जान लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर वह मोटर होता है जिसका स्पीड, जिसके रोटर की स्पीड स्टेटर के स्पीड के बराबर हो, तब उस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से उसका रोटर घूमे तब उस मोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, या उसका इस रोटर जो है वो स्टेटर के स्पीड के बराबर हो। तो हमारा रोटर क्या कर रहा है? दो टार्क लगने की वजह से रोटर हमारा घूम रहा है। रोटर को ns स्पीड से मूव कराने के लिए, यानी अब रोटर को ns स्पीड से घुमाने के लिए, रोटर को स्टेटर के स्पीड के बराबर घुमाने के लिए स्टेटर रोटर पर पुलिंग टॉर्क लगाता है। स्टेटर रोटर पर पुलिंग टॉर्क लगाता है। कौन सा टॉर्क लगाता है? पुलिंग टॉर्क लगाता है, जिससे रोटर भी स्टेटर के साथ ही रोटेट करने लगता है, जिससे हमारा रोटर स्टेटर के साथ ही रोटेट करने लगता है, यानी कि रोटर की स्पीड स्टेटर के स्पीड के बराबर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार उसमें दो लॉसेस हुई, पहला हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। तो हम BEE से चूंकि पढ़ के आए हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला जो होता है WH, यानी हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू ईटा बी मैक्स का पावर 1.6 F2, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी इंटू वी, रोटर की फ्रीक्वेंसी इंटू वी वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से हमें यह मिलता है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो रोटर के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रोटर के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। और हम यह जानते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप कि आप पहले की वीडियो को सारे देख चुके होंगे, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हम पीछे की बातों को यहाँ पे हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह बात हम पीछे बता चुके हैं, तो आप पीछे देख लीजिए दोस्तों। और वहाँ से हमें मिल के आता है हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है, अब इसके जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू S इंटू F1, यानी कि स्लिप और फ्रीक्वेंसी किसकी? स्टेटर की। अब देखिए हम जानते हैं कि PAG इक्वल टू PRC बाई S, PAG इक्वल टू PRC बाई S होता है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी रोटर की कॉपर लॉस है। तो ये हम जानते हैं कि PRC के जगह पे S इंटू F1 बाई S करेंगे तो यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें लास्ट में एक इक्वेशन मिल जाएगा कि जो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस कह ले या हिस्टैरिसीस टॉर्क कह ले, ये किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी के, स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है।
और ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये हमारी स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस टॉर्क स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक, स्टार्टिंग से लेके रोटर के शुरू से लेके अंत तक हिस्टेरेसिस टॉर्क कैसा रहता है, समान रहता है, एक समान रूप से वर्क करता है। तभी वहीं पर हमारा ईडी करंट लॉस देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है ईटा बी मैक्स का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टी का स्क्वायर भी। तो यहाँ से हमें क्या मिल के आता है, मिलता है कि जो ईडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F2 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से हम जानते हैं F2 इजकल टू SF1 और रोटर की फ्रीक्वेंसी इजकल टू स्लिप इनटू स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और यहाँ से हम जब इस वैल्यू को यहाँ पे रख के स्क्वायर करेंगे तो हमारी ईडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S स्क्वायर F1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं PAG इजकल टू PRC बाई S 3 फेज इंडक्शन मोटर से, उससे हमें मिल गया है कि ईडी करंट लॉस इजकल टू S स्क्वायर F1 का स्क्वायर बाई S, और यहाँ से एक S कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल के आता है W इजकल टू S F1 का स्क्वायर, यानी कि ईडी करंट लॉस इजकल टू स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। यानी कि ईडी करंट लॉस क्या होता है, हमारी स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड करती है, जबकि हिस्टेरेसिस लॉस हमारी स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो हिस्टेरेसिस टॉर्क कभी भी स्लिप पे डिपेंड नहीं करता है। हिस्टेरेसिस टॉर्क कभी भी स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। यही कारण है कि हिस्टेरेसिस टॉर्क का मान हिस्टेरेसिस मोटर पर शुरू से अंत तक वर्क करता है, और यही कारण है कि हिस्टेरेसिस टॉर्क जो है वो हिस्टेरेसिस मोटर में शुरू से अंत तक काम करता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है। जब रोटर होता है वो स्टेटर के स्पीड के समान घूमने लगे तब स्लिप की वैल्यू 0 होती है। लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस होता है या हिस्टेरेसिस टॉर्क होता है वो स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। और स्लिप के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा तो हिस्टेरेसिस मोटर में हिस्टेरेसिस टॉर्क शुरू से लेकर अंत तक समान रूप से, यानी एक समान रूप से काम करती रहेगी। आगे देखिए, ईडी करंट टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। और ईडी करंट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट हम 1 या 2 मिनट पीछे देखे हैं। यही कारण है कि स्टार्टिंग में तो यह वर्क करता है, और यही कारण है कि स्टार्टिंग में, चूंकि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है तो यह वर्क करता है, स्लिप मैक्सिमम होती है तो ईडी करंट भी वर्क करता है। लेकिन रनिंग कंडीशन में स्लिप के 0 होते ही, और जैसे ही रनिंग कंडीशन में स्लिप 0 होता है तो ईडी करंट टॉर्क भी 0 हो जाता है। तो हमारा दोस्तों ईडी करंट टॉर्क भी क्या होता है, 0 हो जाता है। और रोटर पर स्लॉट, देखिए रोटर पर स्लॉट और वाइंडिंग न होने के कारण रोटर का ऑपरेशन नॉइजलेस होता है। और रोटर के सरफेस पे ना स्लॉट है ना वाइंडिंग है, ऐसा नहीं है, इसलिए रोटर जब चलता है तो आवाज़ ही नहीं आती है। कैसा होता है, उसका ऑपरेशन नॉइजलेस होता है। यही कारण है कि इस मोटर का यूज साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि जो ये हमारा हिस्टेरेसिस मोटर है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। आगे देखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, चूंकि इलेक्ट्रिकल में हम जानते हैं कि जो करंट होता है मैग्नेटिक क्वांटिटी में वही सेम काम फ्लक्स होता है। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर इजकल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। वैसे ही फ्लक्स जो मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है उसका यूनिट होता है वेबर। और जो काम रेजिस्टेंस का होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही मैग्नेटिक सर्किट में उसका काम रिलक्टेंस का होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जबकि रिलक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी इनवर्स। इसको एम्पियर टन पर वेबर भी कहते हैं या गिलबर्ट पर वेबर भी कहते हैं। एम्पियर टन को गिलबर्ट कहते हैं और गिलबर्ट पर वेबर भी कहते हैं। आगे देखिए, कंडक्टेंस जी, ये क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस इजकल टू कंडक्टेंस। यहाँ से हमें यह मिल के आता है कि 1 बाई रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, तो इसका यूनिट ओम इनवर्स या महो या साइमन होता है कंडक्टेंस का। जबकि जो काम कंडक्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस का है। तो परमियंस इजकल टू 1 बाई एस इजकल टू हेनरी। देखिए यहाँ पे हेनरी इनवर्स, तो इसका हेनरी,
और हेनरी का उल्टा, बाकी सब ये रिवर्स हो जाएंगे। तो वेबर पर एम्पियर टर्न या वेबर पर गिलवर्ट। आगे देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसका ये होता है रो होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और यही काम परमिएबिलिटी का होता है, कहाँ पे, मैग्नेटिक सर्किट में। तो परमिएबिलिटी म्यू, और इसका होता है हेनरी पर मीटर। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला जो है हम लोगों का वो है रिलक्टेंस मोटर। अगला है रिलक्टेंस मोटर। तो देखिए इसमें सप्लाई दिए हैं, मेन वाइंडिंग ये है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसमें है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगा है, ये CS है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसमें ये CE जो है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, ये लगा होने का मुख्य कारण है ये है कि इसका जो स्टेटर होता है वो किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समान हो सकता है। किसी भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो, कैपेसिटर रन मोटर हो, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कोई भी हो, लेकिन जो हम इसमें कंसीडर किए हैं इसमें से वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को कंसीडर किए हैं, यानी कि इसका स्टेटर कैसा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह है, हम यह मान के चले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि इसके रोटर क्या है, एकदम गोल नहीं है। हम इसके रोटर से कहीं कहीं से क्या किए हैं, कहीं कहीं के भाग को काट करके निकाल लिए हैं, कहीं कहीं के भाग को काट करके क्या किए हैं, निकाल लिए हैं दोस्तों। तो देखिए रिलक्टेंस मोटर भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। रिलक्टेंस मोटर भी कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो दो भाग, स्टेटर और रोटर। चूँकि दोस्तों दिवाली की माहौल चल रही है तो बैकग्राउंड में कभी कभी पटाखे की आवाज़ भी आ सकती है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो स्टेटर क्या होता है कि रिलक्टेंस मोटर का स्टेटर किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या किसी भी के समान हो सकता है। रिलक्टेंस मोटर का स्टेटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के किसी भी मोटर के समान हो सकता है। हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टेटर को कंसीडर किया है। हमने क्या किया है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टेटर को लेके चला है हमने। आगे देखिए इसका रोटर पढ़ लेते हैं। तो रिलक्टेंस मोटर का रोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के ही समान होता है, और रिलक्टेंस मोटर का रोटर किसके समान होता है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के ही समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस रोटर के कुछ पार्ट्स को बीच बीच से कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें अंतर कितना है कि इस रोटर के कुछ कुछ भाग को बीच बीच में से काट करके और बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि वेरिएबल एयर गैप फ्लक्स प्रोड्यूस हो सके। ताकि जहाँ पे रोटर है वहाँ पे एयर नहीं है, और जहाँ पे रोटर काट के निकाला गया है वहाँ पे एयर गैप है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एयर नहीं है, एयर है, एयर नहीं है, एयर है। तो यहाँ पे वेरिएबल एयर गैप प्रोड्यूस हो जाता है। क्या दोस्तों हो जाता है, वेरिएबल एयर गैप प्रोड्यूस होता है, जिससे जो कि वेरिएबल एयर गैप फ्लक्स भी बन जाता है, के वजह से वेरिएबल एयर गैप फ्लक्स भी बन जाता है। तो देखिए जब इस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और कहीं भी जब एसी सप्लाई की कनेक्शन की बात आती है तो आप एकदम ध्यान से मन में इस बात को डाल लीजिए कि हम सप्लाई हमेशा स्टेटर को देते हैं। स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो हम इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, और जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रोटेटिंग बनती है। चूँकि यह बात दूसरी है कि वह 3 फेज इंडक्शन मोटर में उसकी वैल्यू 3/2 टाइम्स होती है, सिंगल फेज में 1/2 टाइम्स होती है, ये बात दूसरी है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जब उस कोई भी कि जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होता है, जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पे ईएमएफ बन जाता है। ये हमारे सर फैराडे जी कहते हैं। तो सारे में वही एक है। देखिए कि जब इस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, जिसका मान 1/2 टाइम होता है, गुना होता है
तथा वह ns स्पीड से रोटेट करता है। देखिए जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो रोटेट करेगा, और वो किस स्पीड से रोटेट करता है तो ns स्पीड से रोटेट करता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टैटिक स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर में स्थिर वाइंडिंग को कट कर देता है तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाता है। तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाता है। यह हमारे प्रिय सर फैराडे जी के कथन है। कहीं भी फ्लक्स चेंज हो जाएंगी वहाँ पे हमारी ईएमएफ बन जाएगी। आगे देखिए, स्टेटर में एक ईएमएफ का निर्माण होता है। इस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पर पड़ता है तो इस ईएमएफ का इफेक्ट जो स्टेटर में बन गया है, स्टेटर वाइंडिंग में बन गया है, उसका इफेक्ट अब रोटर पे पड़ रहा है, मतलब उसका प्रभाव अब रोटर पे पड़ रहा है। तब रोटर में भी एयर गैप वेरिएबल होने के कारण, यानी कि अब रोटर में क्या है, नेचर में अंतर है, एयर गैप वेरिएबल है। कहीं पे रोटर है तो कहीं पे काट के निकाल दिया गया है तो उसमें हवा भर गया है, तो हवा भर गया है उसके वजह से उसमें रिलक्टेंस में अंतर हो गया है। वेरिएबल होने के कारण इंडक्टेंस का मान भी अलग अलग हो जाएगा, और वेरिएबल एयर गैप के कारण क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस का मान भी हमारा अलग अलग हो जाएगा। और इंडक्टेंस क्या कराता है, फ्लक्स बनाने में मदद करता है, का मान भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मेटल वाले पार्ट में रिलक्टेंस कम होने के कारण फ्लक्स का वैल्यू अधिक होगा। और मेटल वाले हैं जो कि अभी स्टेटर में जो कट करके नहीं निकाला गया है, यानी कि ऊपर जो दिख रहा है, उसकी क्या हो जाएंगी, फ्लक्स जो रिलक्टेंस होती है उसमें कम होती है, रिलक्टेंस कम होती है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। और जो नहीं कट करके निकाला गया है, देखिए आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कट करके निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे हवा भर दिया गया है, एयर आ गया है। तो एयर जब है तो एयर का हम जानते हैं कि रिलक्टेंस अधिक होता है मेटल पार्ट से, तो मेटल पार्ट के रिलक्टेंस का क्या होता है, वैल्यू कम होता है, जबकि एयर गैप में रिलक्टेंस अधिक होता है। तो इसमें एयर गैप का रिलक्टेंस अधिक होता है। तो देखिए जब इसका रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें फ्लक्स का वैल्यू अधिक हो जाएगा, और रिलक्टेंस जहाँ कम होता है वहाँ फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू अधिक हो जाएगी। और जब ये कटे हुए भाग में, यानी कि जो काट के निकाल दिया गया है, उस भाग में रिलक्टेंस का वैल्यू अधिक हो जाने के कारण इनमें फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगी। रिलक्टेंस की वैल्यू अधिक तो फ्लक्स का वैल्यू कम। और इसी वेरिएबल फ्लक्स, देखिए यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, वेरिएबल फ्लक्स के कारण रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और रोटर दोस्तों क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए कि तथा काटे गए पार्ट में भरी एयर का रिलक्टेंस अधिक होने के कारण, जो काट के भाग निकाल दिया गया है उसमें रिलक्टेंस का वैल्यू अधिक होने के कारण फ्लक्स का वैल्यू कम होगा। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। और इसी वेरिएबल फ्लक्स के कारण रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसी वेरिएबल फ्लक्स के कारण क्या हो जाएगा, रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, अब लेंज लॉ क्या होता है, हमारे फैराडे जी के कथन में एक यह भी आता है कि ईएमएफ का इंड्यूस ई इक्वल टू -n d∅dt, उनका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो माइनस है वो लेंज लॉ को शो करता है, माइनस साइन किसको शो करता है, लेंज लॉ को। और लेंज लॉ क्या कहता है कि हम जिससे बने हुए हैं हम उसी चीज़ का विरोध करेंगे, यानी कि हम जिस चीज़ से बने हुए हैं हम उसी चीज़ का अपोज करेंगे। तो चूंकि हमारी, देखिए अपोज करेंगे, लेकिन लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए स्टेटर रोटर पर एक रिलक्टेंस टॉर्क लगाता है। कौन सा टॉर्क, रोटर जो है, जो स्टेटर है वो रोटर पर क्या करता है, एक रिलक्टेंस टॉर्क लगाता है। कौन सा टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क लगाता है। और दोनों एक ही साथ घूम जाते हैं, और दोनों एक साथ घूम जाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि यह सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की स्पीड हमेशा रोटर की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, तब हम कह पाएंगे सिंक्रोनस मोटर। तो हमारा इसमें क्या होता है, इसका स्टेटर क्या करता है, चूंकि घूम रहा है, वेरिएबल रिलक्टेंस होने के कारण भी घूम रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका रोटर स्टेटर के कम घूम रहा है। उसी टाइम क्या करता है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा स्टेटर क्या है, रोटर पर एक और टॉर्क लगाता है। उस टॉर्क का नाम देते हैं हम लोग रिलक्टेंस टॉर्क। कौन सा टॉर्क लगाता है, रिलक्टेंस टॉर्क लगाता है।
और दोनों एक साथ घूम जाता है, और दोनों दोस्तों एक साथ घूम जाता है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिलक्टेंस मोटर, तो रिलक्टेंस मोटर का एप्लीकेशन फोनोग्राफी में, रिलक्टेंस मोटर का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं दोस्तों, फोनोग्राफी में। और एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर, और हिस्टेरिसिस मोटर का एप्लीकेशन साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर आदि हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक वॉच में, इलेक्ट्रिक वॉच में किस चीज़ का करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर। और क्यों करते हैं, देखिए मोटर चला दी है, उसमें से साउंड आ रहा है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके साथ मोटर की साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन हिस्टेरिसिस मोटर का ऑपरेशन नॉइजलेस होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।